गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का जो आज का टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान शिक्षक के उत्तरदायित्व। कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको सामान्य विज्ञान शिक्षक के जो विशिष्ट गुण हैं उसके बारे में बताया था कि सामान्य विज्ञान के जो शिक्षक है उसके गुणों को दो भागों में हमने बांटा है। एक तो उसका सामान्य गुण और एक उसके विशिष्ट गुण। तो उसके सामान्य गुणों के बारे में भी चर्चा कर ली थी हमने जो पिछली ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें, और उसके विशिष्ट गुणों के बारे में भी कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने चर्चा की थी। जैसे उसके अंदर प्रयोग से संबंधित गुण होने चाहिए, आधुनिक शिक्षण विधियों का उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, और प्रयोग का जो संचालन है, प्रैक्टिकल कार्य होते हैं उसका संचालन किस प्रकार से किया जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए अपने विषय के प्रति, और जो मूल्यांकन प्रणाली है उस मूल्यांकन प्रणाली का ज्ञान भी होना चाहिए, वो बाल केंद्रित जो शिक्षा है उस शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोवैज्ञानिक संबंधी ज्ञान भी होना चाहिए, वो वैज्ञानिक संस्कृति का उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। सभी विशिष्ट गुणों के बारे में हमने कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे इसी का टॉपिक है आगे सामान्य विज्ञान शिक्षक के उत्तरदायित्व। उसके गुण बना दिए, अब उसके क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं बालकों के प्रति। तो विद्यालय की जो परिधि है, विद्यालय का जो वातावरण है उस वातावरण में अध्यापक से बहुत सी आशाएं की जाती हैं। अध्यापक को उस वातावरण का मुख्य केंद्रित बिंदु माना जाता है, क्योंकि जैसा अध्यापक होगा वैसा ही उस वातावरण में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो बनेंगे। तो अध्यापक का स्थान विद्यालय वातावरण में सर्वोपरि माना गया है। उसका कार्य केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं रहता। उसका कार्य ये नहीं होता कि उसको कक्षा कक्ष में जाकर सिर्फ आज अध्ययन कार्य करवाना है, बल्कि उसका कार्य राष्ट्र के कंधों पर विद्यालय का समुदाय के उच्च स्तर के मधुर संबंध स्थापित करने जैसे जटिल कार्य भी होते हैं। एक बालक को किस प्रकार से उसके अकॉर्डिंग ढलवाना या बालक को कैसा बनाना, ये सभी कार्य और राष्ट्र के प्रति जो समस्त भार है वो उसी के कंधों पर होता है। जो भावी नागरिक बनने जा रहे हैं, कक्षा कक्ष में उसका जो भविष्य पढ़ रहे हैं उसी कंधों पर भार होगा, और जैसा विद्यालय के अंदर शिक्षक उसको ढालने का प्रयास करेगा वैसे ही बालक बनेगा। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उसका सर्वप्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना है। उस शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उसको अपने छात्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब शिक्षण कार्य प्रभावी बनता है, उस शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए उसे छात्रों की जो शिक्षण कार्य करवाना है उस कार्य में कि उसको मूल्यांकन उसका सही तरीके से निष्कर्ष निकालना है या उसका मानदंड उसको सटीक चाहिए, तो उस शिक्षण कार्य में उसको अपने छात्र की आवश्यकताएं, जो उसके छात्र हैं उस छात्रों की आवश्यकताएं, उनकी रुचियां, कि छात्र किस तरीके से पढ़ना चाहता है, उनको क्या शिक्षण सामग्री उस विषय के अंदर चाहिए, उनकी कैसे रुचियां हैं, मानसिक स्तर की विशेषताएं, मानसिक स्तर की विशेषताएं एवं अनुभव सामाजिक गुण एवं जो उसके व्यवहार संबंधी आदतें हैं उसको अपनाना चाहिए। तो एक बालक के अंदर बालक क्या चाहता है, कैसे उसके अंदर कोई कि पढ़ने जा रहा है लेकिन उसके पास शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, तो उसको वो शिक्षण सहायक सामग्री भी उसके द्वारा उपलब्ध की जाए, उसकी रुचि के अकॉर्डिंग या उसकी जो सीखने की क्षमता है उस सीखने की क्षमता के अकॉर्डिंग यदि उसको पढ़ाया जाएगा तो बालक उस चीज को सीखने में उत्साहित रहेगा, जिज्ञासा उसके मन में बनी रहेगी। यदि उसके अकॉर्डिंग नहीं है वो सिलेबस या प्रकरण, तो वो उस चीज को सीखने में रुचि
किस प्रकार जो प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वह शैक्षिक कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से व्यवस्थित एवं संचालित करके छात्रों को व्यक्तिगत क्षमताओं को उचित विकास कर सकेगा। पहला उसका कार्य है छात्रों की व्यक्तिगत क्षमता का उचित विकास। कि छात्रों की जो व्यक्तिगत क्षमता है उस क्षमता का उचित विकास व व्यक्तिगत विविधताओं का प्रभाव कम कर सकेगा। जिस प्रकार एक किसान, इसमें उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार एक किसान होता है वो किसान अपनी फसल को उगाने में गर्व करता है। जब किसान अपनी फसल को बोता है तो उसको आत्मसम्मान जैसे गुणों की भावना का विकास होता है, उसको गर्व फील होता है कि मैंने फसल उगाई है। उद्योगपति अपने उत्पादन को बढ़ाता है। किसान अपनी फसल को उगाता है तो उसको गर्व होता है कि नहीं मेरी फसल लहरा रही है, अच्छे से खड़ी है, उसको आनंद मिलता है। उसी प्रकार जो उद्योगपति होता है वो अपने उत्पादन को बढ़ाता है। धीरे धीरे चित्रकार सुंदर आकृतियों का बनाकर प्रसन्न होता है। ठीक उसी प्रकार वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संतुष्टि पाता है। ठीक उसी प्रकार जो अध्यापक होगा वो मानव पदार्थों जो ह्यूमन मटेरियल्स है उस मानव पदार्थों के साथ कार्य करने में गर्व अनुभव करता है। वो जो अध्यापक होगा वो पढ़ाने में गर्व अनुभव करेगा कि नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ बालक उसके अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, उसको ध्यान से सुन रहे हैं और उससे प्रेरित हो रहे हैं, वो एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बन रहा है। तो उसको भी गर्व फील होता है कि मेरे द्वारा जो छात्र हैं पढ़ाया गया है, आज ये पोजीशन पर खड़ा है, आज इस प्रकार का अवसर बना हुआ है, तो उसको भी गर्व फील होता है। उसके कार्य की महानता समुद्र की लहरों के समान गहन बन जाती है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें कि उसका जो शिक्षण कार्य है उस शिक्षण कार्य की महानता उस प्रकार से मापी जाती है जैसे समुद्र की लहरों के समान। जिस प्रकार समुद्र की लहरों का अस्तित्व आसानी से नहीं मिटाया जाता, वैसे ही शिक्षण या छात्र पर एक अच्छे विज्ञान अध्यापक के कार्यों एवं उसके व्यक्तित्व का प्रभाव जीवन के अंतिम क्षणों तक बना रहता है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें हैं उस समुद्र की लहरों का अस्तित्व हम आसानी से नहीं मिटा सकते हैं, वैसे ही जो अच्छा विज्ञान शिक्षक होगा उसका प्रभाव जिस छात्र पर पड़ रहा है या उससे प्रेरित होकर जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उससे प्रेरित होकर छात्र जो कार्य कर रहे हैं या उसका जो अस्तित्व है वो उसका जो अस्तित्व उस छात्र पर इस प्रकार पड़ेगा कि वो जीवन के अंतिम क्षणों तक वही छात्र 10 छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तो इस प्रकार उसकी जो शिक्षक की भूमिका है वो एक समुद्र की लहरों के समान है जो कभी मिट नहीं सकती। अध्यापक के कार्य की सफलता का मूल्यांकन इस तथ्य से भी प्राप्त किया जा सकता है कि वह अपने छात्रों में वांछित व्यवहारिक परिवर्तन कहाँ तक लाने में सफल हुआ है। यदि कोई छात्र उदंड है या छात्र क्लास में अनुशासन नहीं बनाए रखता तो एक शिक्षक का दायित्व होगा कि वो छात्र को सही दिशा किस प्रकार से प्रदान करे, उसको सही मार्ग पर किस प्रकार से लाए। यदि विज्ञान अध्यापक के नाते विज्ञान प्रकरणों तथा तथ्यों को ग्रहण करके छात्रों तक आसानी से पहुंचा देते हैं तभी आप एक अच्छे शिक्षक विज्ञान शिक्षक कहलाएंगे। यदि हम छात्र को सही दिशा प्रदान नहीं कर पाते हैं या छात्र को हम भ्रमित कर रहे हैं तो हम अच्छे शिक्षक नहीं कहलाएंगे। एक शिक्षक के बारे में कहा गया है कि शिक्षक वह दिया है जो खुद जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाशित करता है। इसलिए शिक्षक की दिए से भी तुलना की है कि वह खुद जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। इसलिए
इसलिए शिक्षक को भगवान के बाद दूसरा स्थान मिला है। शिक्षक चाहे वैसा अपने बालकों को बना सकता है। यदि वो राष्ट्र प्रेम की भावना से बालकों को ओतप्रोत करना चाहता है तो वो अपने शिक्षण कार्य में ऐसे मेथडों का प्रयोग करे जिससे बालक में स्वतः ही राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास हो सके। यदि बालक उदंड है या कुसंगति से ग्रसित है तो शिक्षक का परम कर्तव्य है कि बालक को सही दिशा प्रदान करे और शिक्षक का ये भी दायित्व होता है कि जो बालक उससे शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो आजीवन कमा सके और उसके जीवन के जितने भी क्षण हैं उस क्षणों में जो समस्या उसको जीवन में आने वाली हैं उस समस्याओं का सामना करने के लिए वो हमेशा तैयार रहे। इस प्रकार की गुणों का विकास अपने छात्रों में कर सकता है। निसंदेह अध्यापक का कार्य दूसरे व्यवसाय से जो दूसरे व्यवसाय हैं उससे अध्यापक का कार्य बहुत ही बड़ा कार्य माना जाता है, उसका क्षेत्र व्यापक माना जाता है। उसकी तुलना हम किसी व्यवसायी बढ़ई या पेंटर या ट्रक ड्राइवर से नहीं कर सकते क्योंकि उसे जीवित पदार्थों की विस्तृत रुचियों के अनुरूप कार्य करने का संतुलन बनाए रखना होता है तब विज्ञान के प्रसंगों को छात्र के सामने संप्रेषण करना होता है। तो एक अच्छे विज्ञान शिक्षक का दायित्व होता है कि वो अपने छात्रों को जो जीवन में आने वाली समस्या है उस समस्याओं का डटकर सामना कर सके, ऐसे प्रकार का विकास करे ताकि बालक उससे प्रेरित हुए कुशल नेतृत्वकर्ता बन सके। वह आजीवन में उसको जीवन में कोई भी कठिनाई हो उस कठिनाई का सामना डटकर करे। आज की जो ऑनलाइन क्लास हम यहाँ ही खत्म करेंगे। ध्यान से सुनने के लिए